नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। 30 जनवरी गांधी जी का पुण्यतिथि है और गांधी का पुण्यतिथि इसलिए है कि आज के दिन एक सिरफिरे नाथूराम गॉडसे ने गांधी को बिरला हाउस में गोली मार दिया था। और गांधी एक ऐसा व्यक्ति जिसने गोली खाते ही हे राम कहा और गोली मारने के बाद नाथूराम गॉडसे ने गांधी के चरण पर गिर गए और बापू ने कहा कि जा मैं तुम्हें माफ करता। यह शख्सियत का नाम महात्मा गांधी था। किसी ने उनके लिए कहा है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत ने तू कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत ने तू कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। धरती पे लड़ी आजादी अजब ढंग से लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न तूने की चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मन को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत ने तू कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने तू कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। यह गीत के माध्यम से लोग उनको याद करते हैं। सभी लोग अपने अपने ढंग से गांधी को याद करते हैं और गांधी के कई चीज ऐसे हैं, आप स्मरण कीजिए कि गांधी अगर कहें तो वह प्रधानमंत्री का पुत्र था और पढ़ने के लिए उनके पिताजी दीवान थे, वो पढ़ने के लिए ब्रिटेन गए थे। पिताजी ने सोचा था कि मेरा लड़का बैरिस्ट्री पढ़ जाएगा तो दीवानी आकर यहां संभाल लेगा। आपको पता होना चाहिए कि उस समय बैरिस्ट्री की पढ़ाई मैट्रिक पास करने के बाद ही होता था। ये बैरिस्ट्री की डिग्री जो है वो इंग्लैंड की डिग्री है, भारत में वह डिग्री नहीं पाई जाती है। और मैट्रिक पास करने के बाद उस समय गांधी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे। और इसके बाद जब पढ़ाई करके वहां से वापस आए, यहां उनका पेशा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में जाने का निर्णय लिया और उसी क्रम में जब उनके पास एक रिजर्वेशन के बोगी का टिकट था तो अंग्रेज ने इनको धक्का मारकर बोगी से नीचे गिरा दिया। और फिर एक एडवोकेट जो थे, एक बैरिस्टर जो थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी आत्मा जग गई। और आत्मा जब जग गई तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि इस गोरे को हम हटाकर ही मानेंगे। और फिर जब वहां दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो आंदोलन आरंभ करते हैं, पत्र पत्रिका निकालते हैं, अपने पूरे संवाद को पूरे काले में फैलाते हैं। अब वहां एक तरफ गोरा और एक तरफ काले की लड़ाई बन जाती है। गांधी को बहुत भारी समर्थन मिलता है। अंततः वहां भी गोरे जो अंग्रेज थे उनको गांधी के समक्ष नतमस्तक होना पड़ता है। अब देखिए, गांधी जब वहां से वापस दक्षिण अफ्रीका से आने लगते हैं, गांधी ने एक ट्रस्ट बनाया था और अपनी समस्त संपत्ति जो वहां उनको उपहार के रूप में दिए गए थे वो सभी उस ट्रस्ट को दे देते हैं। यहां एक विशेष कहानी है। कहानी यह है
कि गांधी ने अपना खुद का समस्त का संपत्ति ट्रस्ट को दे दिया, लेकिन उनकी पत्नी देने के लिए तैयार नहीं थी। घर में कई प्रकार के झमेले होते हैं, झंझट हो जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है गांधी को अपने पत्नी से, कस्तूरबा से। लेकिन अंततः कस्तूरबा को इस बात के लिए मना लिया जाता है कि आपके पास जो गहने जेवरात वगैरह हैं जो आपको उपहार में दिए गए हैं, उसको आप एक ट्रस्ट को देकर ही जाएं। कस्तूरबा कहती है कि नहीं, मेरा इच्छा यह है कि मैं इसको अपने उपयोग के लिए रखूं। तो गांधी कहते हैं कि इसका आपको क्या उपयोग है? कि चलो मैं मान लेता हूं कि हमें उपयोग नहीं है, लेकिन मेरा विचार यह है कि मैं अपने लिए नहीं तो अपने पुतोहू के लिए रखूंगा, अपने बेटे के होने वाली बहू के लिए रखूंगा। फिर गांधी समझाते हुए सभी चीज को वहां ट्रस्ट को दे देते हैं और यहां वापस आ जाते हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो गांधी वापस आ जाते हैं। जब गांधी वापस आते हैं तो उनको सबसे पहले बिहार के भितिहरवा जाने का मौका लगता है 1917 में। वहां नील की खेती का विरोध करना था, इसीलिए कि तिनकठवा का बात था, वहां नील का खेती करना अनिवार्य था, जिसके विरोध में गांधी यहां आते हैं। यहां भी अंग्रेजी सरकार को नतमस्तक करके यहां से गांधी जाते हैं और नील की खेती से किसान को मुक्ति दिला जाते हैं। यह गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व है, चारित्रिक महत्व है, अपने कर्तव्य के प्रति संकल्प है। फिर यहां से गांधी जाते हैं जब 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हो रहा था, तो गांधी वहां जाते हैं, एक परिवार में देखते हैं, एक परिवार से मिलते हैं। तो परिवार में बहू पहले आती है मिलने के लिए, फिर उनकी सास गांधी से मिलकर आशीर्वाद लेने आते हैं। गांधी कुछ समझ जाते हैं। गांधी ने इच्छा प्रकट की कि हम चाहते हैं कि सास पुतोहू दोनों एक साथ मेरे समक्ष आवे। घर के मालिक ने कहा कि हमारी घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि दोनों एक साथ आ सके। क्या बात है? गांधी ने पूछा। घर के मालिक ने बताया कि हमारे पास हमारे घर में एक ही साड़ी है, जिसको पहन के बारी बारी से आपके समक्ष हमारी पत्नी और हमारी बहू आई है। गांधी सब कुछ समझ जाते हैं कि उसकी माली हालत क्या है, और उसकी माली हालत के माध्यम से देश का माली हालत को समझते हैं। गांधी ने निर्णय लिया कि पहले एक सप्ताह के लिए कि हम एक ही धोती से अपना काम चला लेंगे। वो हैट सूट बूट पहनने वाला व्यक्ति अधनंगा फकीर बन जाता है और आधे धोती को कमर के नीचे और आधे धोती को कमर के ऊपर पहनता है। और गांधी जी ने इस प्रकार से एक प्रयोग किया। फिर माह करते हैं, फिर आजीवन उसी प्रकार अधनंगे फकीर की तरह रहते हैं। गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड जाते हैं और वहां के राजा उनको वार्ता के लिए बुलाते हैं, भेंट करने के लिए बुलाते हैं, तब वहां का प्रधानमंत्री कहता है कि ये काला आदमी यहां हमारे राजा के बराबर बैठकर कैसे बात कर सकता है। लेकिन गांधी जाते हैं, वही अधनंगे वस्त्र में जाते हैं, फिर वहां से आते हैं और वहां प्रेस गांधी की प्रतीक्षा करते रहता है। वह सोचता है कि कोई एक विशालकाय व्यक्ति अच्छा वस्त्र धारण किए हुए इंडिया से आएगा, जिसका फोटोग्राफी मैं करूंगा, जिससे वार्ता मैं करूंगा। गांधी वहां से बात करके निकल जाते हैं, प्रेस को पता भी नहीं चलता है। यह गांधी की शख्सियत थी। फिर गांधी से किसी ने पूछा कि आप यह अधनंगे फकीर क्यों बने हुए हैं? तो गांधी ने कहा इंग्लैंड में कि मेरे देश का समस्त वस्त्र आपका राजा पहन रखा है, फिर हम कैसे पूरा वस्त्र पहन सकते हैं?
ऐसे गांधी थे। अनेक कथा है गांधी का हर पल का जीना। गांधी के लिए कहे जाते हैं कि गांधी के पास जब एक बच्चा आता है कि बच्चा को लेकर माँ आती है कि बाबा इसका इलाज कर दीजिए, तो गांधी कहते हैं कि 10 दिन के बाद आओ। तो 10 दिन के बाद फिर माँ आती है कि देखिए इसका, तो वो कहते हैं कि इसको गुड़ खाना मना कर दो। तो माँ पूछती है कि ये बताइए कि यह बात तो आप 10 दिन पहले भी कह सकते थे। गांधी ने कहा कि पहले मैं अपना गुड़ खाना बंद कर दिया ताकि मुझे चारित्रिक बल हो सके कि मैं जिस पर अपना आचरण कर सकता हूँ वही बात मैं दूसरे को कह सकता हूँ। जब मैं अपने पर काबू पा लिया कि मैं गुड़ नहीं खा सकता हूँ, मीठा नहीं खाऊंगा, तब मैं इस बच्चे को कहने की स्थिति में आई कि यह भी बच्चा मीठा नहीं खाएगा। खैर, इस प्रकार से और भी कई बात है गांधी के बारे में, हम कहेंगे अनंत हो जाएगा। आप देखेंगे कि गांधी में कितना ज्ञान है। गांधी एक व्यवस्था है, गांधी एक सिस्टम है। गांधी का आप अर्थशास्त्री को देखिए जिसका ट्रस्टीशिप सिद्धांत है। गांधी की चिकित्सा आप देख सकते हैं, गांधी की योग देख सकते हैं, गांधी की सामाजिक परिस्थिति देख सकते हैं, गांधी की राजनीति देख सकते हैं, गांधी का हरिजन के प्रति, दलित के प्रति प्रेम देख सकते हैं, समाज को किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है उसको देखते हैं, गांधी का धर्म आप देख सकते हैं, गांधी का चिंतन देख सकते हैं, गांधी का चरित्र देख सकते हैं। गांधी कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। हर विषय में शोध किया जा सकता है और गांधी पर जितना काम किया जाना चाहिए था अभी तक नहीं किया गया। इसलिए जरूरत इस बात का है कि सभी लोग गांधी को समझें, पढ़ें, ताकि देश को, राष्ट्र को और विश्व को इससे लाभ मिल सके। गांधी एक चमत्कारित व्यक्तित्व थे। आप कल्पना करें कि कोई व्यक्ति सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर देश की आजादी दिलवा जाता है। इसको नकारा नहीं जा सकता है कि एक तरफ भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अनेक, खुदीराम बोस, एक से एक बढ़ के वीरों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन आप उस वीर से भी अगर पूछते, वह भी महात्मा को पूरे आदर और अदब के साथ देखा करते थे। इसका उदाहरण यह है, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अधिवेशन में जीत जाते हैं तो मात्र गांधी के एक शब्द पर वो अपने पद का परित्याग कर देते हैं। यह गांधी की हैसियत थी। गांधी को कोई अनदेखा नहीं कर सकता था, चाहे वो नरम दल का व्यक्ति हो, चाहे वो गरम दल का व्यक्ति हो। तर्क वितर्क के लिए जो कुछ भी मन में हो कहे। आज जिस प्रकार से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग गांधी के बारे में बोलते हैं, वो खुद को शर्मिंदित करते हैं। आप देखेंगे कि वर्धा में एक मेडिकल कॉलेज है, जहां दाखिला लेने जाएंगे तो आपको कई विषय पढ़कर और उसमें गांधीयन जो थॉट है या गांधीयन विचार है उसको आप जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे वहां आपका मेडिकल में एडमिशन नहीं होगा। और उसी में से कुछ पुस्तक है मेरे पास जिसको मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। यह देखिए, गांधी के सत्य का प्रयोग है, आत्मकथा के रूप में इसको देख सकते हैं। दूसरा, मेरे सपनों का भारत, यह भी गांधी का है। तीसरा है राम नाम। यह देखिए, चरित्र और राष्ट्र निर्माण महात्मा गांधी। स्वेच्छा से स्वीकार की गई गरीबी। गांधी जी का जीवन उन्हीं के शब्दों में। हिंद स्वराज गांधी जी का। आरोग्य की कुंजी। रचनात्मक कार्यक्रम।
फ्रॉम यरवदा मंदिर। नेचर क्योर। और भी कई पुस्तक हैं जिसके बारे में गांधी ने अनेक चीज लिखा है, जिसके बारे में जानने, समझने, पढ़ने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के प्रबल और मुखर समर्थक थे। गांधी का कहना था कि मेरा धर्म उतना ही प्रिय है जितना कि दूसरे का धर्म भी मेरे लिए होना चाहिए। जितना हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं उतना ही मुझे दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से मेरा जो धर्म है वह मेरे लिए प्रिय है। दूसरों को भी उसी प्रकार से अपने धर्म को प्रिय बनाए रखने का मुझे अवसर देना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। आज राम मंदिर पर विचार चल रहे हैं। गांधी जब अयोध्या आए थे तो उसके संदर्भ में कृष्ण प्रताप सिंह ने प्रभात खबर में एक लेख लिखा है, राम राज्य के प्रबल आकांक्षी थे महात्मा गांधी। उसको मैं कोट करना चाहूंगा। यह एक सुविदित तथ्य है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश में स्वराज्य के साथ राम राज्य भी प्रबल आकांक्षी थे। वे इन दोनों को अन्योन्याश्रित मानते थे और उनमें मन मस्तिष्क में इन दोनों की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। मेरे सपनों का भारत में उन्होंने लिखा है कि भारत अपने मूल रूप में कर्मभूमि है, भोग भूमि नहीं है, और कर्मभूमि को लेकर मेरा सबसे बड़ा स्वप्न है राम राज्य की स्थापना। उनका मानना था कि आत्मानुशासन और आत्मसंयम से अनुप्रमाणित स्वराज्य के बगैर राम राज्य कतई संभव नहीं है, जबकि भारत के गांवों का देश होने के नाते उसमें स्वराज्य की परिधि ग्राम स्वावलंबन एवं ग्राम स्वराज तक फैली हुई है। जानकारी के अनुसार स्वराज के लिए सत्याग्रह की प्रेरणा उन्होंने मीराबाई से ली थी, लेकिन संजोग कहें या दुर्योग कहें कि रामराज को लेकर वे इतने आग्रही थे, अपने समूचे जीवन में उनके प्रदाता भगवान श्री राम की राजधानी कहें या जन्मभूमि या राज अयोध्या, वे सिर्फ 2 बार जा पाए थे। उनकी पहली अयोध्या यात्रा 10 फरवरी 1921 को दिए गए संदेश की अभी भी कभी कभार चर्चा हो जाती है कि हिंसा कायरता का लक्षण है और तलवारें कमजोरी का हथियार है। यह भी कहा जाता है कि इस यात्रा में उन्होंने अयोध्या के साधुओं के बीच जाकर उनसे आज़ादी की लड़ाई लड़ने को कहा और विश्वास जताया कि देश के सारे साधु जो उन दिनों 56 लाख की संख्या में थे बलिदान के लिए तैयार हो जाए तो अपने तप और प्रार्थना से भारत को स्वतंत्र करा सकते हैं। उन्होंने साधुओं से कहा था कि जब तक हम अपने धर्म का पालन सेवा और निष्ठा से नहीं करेंगे तब तक इस राक्षसी सरकार को नष्ट नहीं कर सकेंगे, न स्वराज प्राप्त कर सकते हैं और न ही अपने धर्म का राज। पर 1929 में हुई उनकी दूसरी अयोध्या यात्रा सर्वप्रथा आचर्चित रही थी। संदेश और महत्व की दृष्टि से वह पहली यात्रा से कहीं से भी कमतर नहीं थी। दूसरी बार वे हरिजन फंड के लिए धन जुटाने के अभियान के सिलसिले में अपने राम की राजधानी आए थे। बताते हैं कि इस धन संग्रह के लिए तत्कालीन फैजाबाद शहर के मोती बाग में उनकी सभा आयोजित की गई थी। एक सज्जन ने उन्हें अपनी चांदी की अंगूठी प्रदान कर दी थी, लेकिन हरिजन कल्याण के अपने मिशन में अंगूठी का भला कैसे और क्या उपयोग करते। वे सभा में ही उसकी नीलामी कराने लगे ताकि उसके बदले में उन्हें धन प्राप्त हो जाए। एक सज्जन ने 50 रुपये की बोली लगाई और नीलामी उन्हीं के नाम खत्म हो गई। वायदे के मुताबिक गांधी जी ने उसे अंगूठी पहना दी,
लेकिन उस सज्जन के पास 50 रुपये का नोट नहीं था। उसने 100 रुपये का नोट गांधी जी को दिया। उसे देकर बाकी के 50 रुपया वो वापस पाने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद महात्मा ने उन्हें खड़े देखा और कारण पूछा तो उन्होंने अपने 50 रुपये वापस मांगे, लेकिन महात्मा ने यह कहकर उन्हें लाजवाब कर दिया कि हम तो बनिया हैं, हाथ आए हुए धन को वापस नहीं करते, वह दान का हो तब तो और भी नहीं करेंगे। महात्मा इस यात्रा में समर्पित सर्वोदय कार्यकर्ता धीरेन्द्र भाई मजूमदार और अयोध्या के पूर्व में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर अकबरपुर में स्थापित देश की पहली गांधी आश्रम देखने गए थे। वहां पाप से घृणा करो, पापी से नहीं वाला अपना बहुप्रचलित संदेश देते हुए स्वीटमैन नामक अंग्रेज पादरी के बंगले में ठहरे थे। गांधी आश्रम में हुई इस सभा में उन्होंने लोगों को संगठित होने, विदेशी वस्त्रों का त्याग करने, चरखा चलाने और जमींदारों के जुल्म का अहिंसक प्रतिरोध करने, शराबबंदी के प्रति समर्पित होने और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करने को कहा था। फिर तो अवध के आंदोलित किसानों ने भी हिंसा का रास्ता त्याग दिया। गौरतलब है कि इन दोनों यात्राओं से पहले 1915 में कोलकाता से हरिद्वार से कुंभ मेले में जाते हुए महात्मा ने अयोध्या से होकर गुजरे थे, लेकिन उसकी धरती पर कदम नहीं रखा था। इस प्रकार देखेंगे तो गांधी का सोच कितना व्यापक था, विश्व कल्याण के लिए था और हर पल वो विश्व कल्याण के लिए वो जीते रहे। लेकिन अंतिम क्षण में जिस प्रकार से उनको प्राण का परित्याग करना पड़ा, यह अहिंसक नहीं था। गांधी में इतना आत्मबल था, इतनी शक्ति थी कि सभी लोगों ने देखा कि नोआखाली जब में सत्याग्रह पर वो बैठ गए, जहां हिंसा हो रही थी। 21 दिन सत्याग्रह पर बैठने के बाद गांधी ने दंगे को रुकवा दिया। यह गांधी में यह ताकत था। वह एक प्रकार से रिमोट का काम करते थे। जब कोई व्यक्ति इतना आत्मसंयमित हो, आत्मबल का पक्का हो और वह किसी भी चीज के लिए बिल्कुल अडिग हो, तो वह कुछ भी कर सकता। वैसी स्थिति में गांधी ने सत्याग्रह करके अनेक बार इस बात का परिचय दिया कि वो किसी भी चीज से टकरा जा सकते हैं और अपने आत्मबल के प्रति किसी को भी अपने तरफ वो मोड़ सकते हैं। और इसीलिए गांधी दिवस जो है 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती हम मनाते हैं तो विश्व इसको गांधी के नाम पर शांति दिवस के रूप में मनाता है। और विश्व में गांधी के जो लोग कोई भी विश्व से आते हैं तो निश्चित रूप से गांधी के चरण में जाकर अपना पुष्पांजलि करते हैं और अपने को धन्य महसूस करते हैं। गांधी की जितनी भी चर्चा की जाए बहुत कम है। गांधी पर बहुत अधिक चर्चा की जरूरत है। इस पर सेमिनार की जरूरत है। अगर इस पर अनेक प्रकार का विचार हो, अनेक प्रकार की परिचर्चा हो, तो गांधी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं। गांधी का हर एंगल अपने आप में जो पढ़ेंगे उनके लिए धन्य होने जैसा है। तो ऐसी स्थिति में अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।